हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। मैं होशियार मल अपने इस यूट्यूब चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो साथियों? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी जनहित याचिका PIL या लोकहितवाद भी कह सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ या उसी से संबंधित एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक आज देखेंगे जो न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन या हम कह सकते हैं न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो ध्यान देना साथियों, सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि सफल होना है तो इतना जरूर करो। एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज़्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। फिर आपको कोई नहीं रोकेगा सफल होने से। भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे अपनी जीत की तैयारी। सांसों में जीत का नशा हो तो साहब हालात कहाँ मायने रखते हैं। इसलिए हमें तो अच्छी तैयारी करनी है। साथियों, साथ साथ में रिवीजन भी करते रहना चाहिए। ये भी मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि जो भी विषय आप पढ़ते हो उसका 10 दिन, 15 दिन, महीने में रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो, रिवीजन तो मांगता है बॉस। इसलिए रिवीजन में कभी भी कमी मत करना, कंजूसी मत करना। हाँ साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, जो कि बताना चाहूँगा RPSC हो या UPSC हो, इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मेंस एग्ज़ाम, चाहे वो आप कहोगे RS के मेंस हो चाहे IS के मेंस हो, उसमें यह टॉपिक जरूर 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 पूछा जाता है। वैसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। इसलिए ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और सुनना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना साथियों। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की। इसकी उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। नोट करो, पहली लाइन में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि मैं केवल आपको अति महत्वपूर्ण फैक्ट ही बता रहा हूं, संपूर्ण जानकारी नहीं कह सकते। हालांकि आपका आधार तैयार हो जाएगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा। मैं केवल आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसे कंप्लीट मत मान लेना। जो भी आपके पास गाइड है या टेक्स्ट बुक है या और बड़ी बुक है या नोट्स है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ते रहा करो। मेरे वाले वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा लेकिन सब कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ये मैं बार बार कहता भी रहा हूं, क्योंकि मैं केवल महत्वपूर्ण तथ्य ही आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो पहली लाइन में ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसकी उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ। ध्यान देना, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका प्रयोग पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 का मामला है।
नोट करना इस बात को। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जटिल मुद्दे पर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। पहली बार इसका प्रयोग मार्बरी बनाम मेडिसन जो मुद्दा था, विवाद था, उसके अंदर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था 1803 में, जो अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। कौन? जॉन मार्शल। ये मानो कि वहीं से इसकी शुरुआत होती है न्यायिक पुनर्वलोकन की। भारत ने भी अमेरिका से ग्रहण करते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन को अपनाया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि भारत ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की एक अद्भुत और महत्वपूर्ण अनोखी शक्ति या पावर कह सकते हैं, तो कहां से ग्रहण किया है? तो ध्यान देना, अमेरिका से। बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। उसके बाद में देखो, भारतीय संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति देता है भारत का संविधान। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हो, या भारत का जो राज्यों में हाई कोर्ट बने हुए हैं, कहने का उच्च न्यायालय, दोनों को है ये शक्ति। ये भी ध्यान देना, दोनों को शक्ति है न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक पुनर्वलोकन की। तो महत्वपूर्ण बात है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी और भारत के राज्यों में जो हाई कोर्ट है, उन हाई कोर्टों को भी ये शक्ति प्राप्त है। तो दोनों को दी गई है ये शक्ति। इसे नोट करना साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों को ये पावर है, शक्ति है। उसके बाद में देखो आगे, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वलोकन या जुडिशियल रिव्यू समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, आप देखोगे कि न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है, मूलभूत विशेषता माना है न्यायिक समीक्षा को, न्यायिक पुनर्वलोकन को। कहां से ग्रहण की? अमेरिका से। और संविधान में वह मूलभूत ढांचे का एक तत्व भी है, ये देखो अति महत्वपूर्ण, जो कि इसे भारतीय संविधान का जो मूलभूत ढांचा, मूलभूत संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसका भी तत्व माना है। किसको? न्यायिक समीक्षा को, न्यायिक पुनर्विलोकन को। ध्यान देना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है। ये देखो साथियों, कितनी बढ़िया बात है, अति महत्वपूर्ण, जो कि संविधान में इस शब्द का प्रयोग ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे संविधान की मूलभूत विशेषता माना है, संविधान में इसे मूल ढांचे का तत्व भी माना है, मूल ढांचे का अंग माना है, जबकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है, संविधान में इसका वर्णन ही नहीं है, संविधान में इस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। जैसे कि हमारी संसदीय प्रणाली का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी वह मूल ढांचे का तत्व या अंग है। संघीय प्रणाली का भी उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानो कि वह हमारे संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का तत्व या अंग माना है। तो ये बहुत ही विचित्र और अद्भुत बात है साथियों। ध्यान देना, इंटरव्यू या साक्षात्कार में पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ना जी ना, किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ध्यान देना, हाँ आधार है अनुच्छेद 13। कई ऐसे अनुच्छेद है जहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा का आधार आपको जरूर परिभाषित होगा साथियों। आगे देखो, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में न तो संशोधन के द्वारा कटौती की जा सकती है, न तो ही इसे हटाया जा सकता है, न तो इसमें कोई कटौती होगी और न इसे
हटाया भी नहीं जा सकता। किसे? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इसलिए इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण। आगे देखो अर्थ। अब हम बात करते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन है क्या, इसका अर्थ क्या है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या लगाया जाता है। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है जिसमें न्यायालय के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाता है। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। अगर बना देती है तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्यायपालिका इसे इस शक्ति के द्वारा रद्द कर देती है और संविधान की रक्षा करती है। इसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। साथियों सीधी सी बात यही है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान का रक्षक है। संविधान की रक्षा, व्याख्या और जांच का काम इसे ही दिया गया है। न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावक है, संरक्षक है ये, इसलिए संविधान की रक्षा करना इसका जिम्मा माना जाता है और उसे ही कहा जाता है न्यायिक पुनर्वलोकन। कहने का मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मनमर्जी नहीं कर सकती। उनकी मनमर्जी को रोकने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उन दोनों को संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार चलना होगा। संविधान के अनुसार ही वे कानून बना सकते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे प्रदत्त व्यवस्थापन से कार्यपालिका ही कानून क्यों ना बनाए, लेकिन उसे संविधान के अनुसार बनाना होगा। इसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा, क्योंकि न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकता है, उसकी संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। यह है अद्भुत शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की, न्यायपालिका की, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मनमर्जी नहीं कर सकती कानून बनाने में। अगर वह ऐसे कानून बना दे जो संविधान के अनुसार सही नहीं है तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर देगी, समाप्त कर देगी, शून्य बना देगी। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान की रक्षा का जिम्मा सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायपालिका को दिया गया है। किसको दिया है? न्यायपालिका को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो ये अति महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ याद कर लेना। बहुत बार थ्योरिकल पेपरों में पूछा जाता है कि न्यायिक पुनर्वलोकन से आप क्या समझते हो, क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं, न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं साथियों, इसलिए इसे तैयार कर लेना। तो न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक समीक्षा हम पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करना है साथियों। ध्यान देना इस बात के ऊपर। आगे देखो, न्यायिक समीक्षा का आधार। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की स्पष्ट व्यवस्था है। अमेरिका की भांति यह न्यायपालिका द्वारा निर्मित नहीं है, ये कोई न्यायालय द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि भारतीय संविधान में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है, हालांकि इस शब्द का प्रयोग नहीं है। अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट आधार है कि न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वह उन्हें शून्य बना सकती है। संविधान के अनुसार वह संगत नहीं है तो ये मानो कि उसे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। तो ये कहाँ पे? अनुच्छेद 13(2) में। याद रखना, अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कौन सा? 13(2).
अनुच्छेद 13(2) में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन की आंशिक शक्ति का निस्तारण किया गया है। न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट आधार है जो हम मूल अधिकारों में देखते हैं, अनुच्छेद 13। उसके बाद में देखो न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है, इसे नोट करना अति महत्वपूर्ण है। महत्व क्या है? नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, उसका सिद्धांत बना रहे, इसके लिए न्यायिक समीक्षा बहुत जरूरी है। नंबर 2, संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य, संघ और राज्यों का संतुलन बना रहे। नंबर 2, संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए। नंबर 3, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, संसद ऐसे कोई कानून बना दे जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर देगा। तो ये 3 महत्व भी तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग किया गया है कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ये मानो कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। कई ऐसे मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें नोट करना, मामले और उनके वर्ष याद कर लेना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ मामले एक तरफ वर्ष, उनको मैच करवा सकते हैं, बीमेल भी अलग करवा सकते हैं, तो कहने के लोग कूट भी मिलवा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना, जैसे कि नंबर 1, गोलकनाथ मामला 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद हुआ था 1967, उस समय इस शक्ति का प्रयोग किया था न्यायिक समीक्षा का। नंबर 2, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970। नंबर 3, पृथ्वी पर्स उन्मूलन मामला 1971। नंबर 4, वेरी मोस्ट केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया था। नंबर 5, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 इत्यादि। सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों में, इन केसों के अंदर ये मानो कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग किया है। अति महत्वपूर्ण है, इसे जरूर तैयार करना। आगे देखो साथियों, नोट, वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इनजेक NJAC, ध्यान देना, जो कि इनजेक अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसी आधार पे, न्यायिक समीक्षा के आधार पे, एक तो 99वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, वहीं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बना 2014 में, दोनों को असंवैधानिक करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इन्हें भी तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों, तो इसलिए इन्हें जरूर तैयार करना। 99वें संशोधन को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया, ऐसा पहली बार हुआ भारत के संवैधानिक इतिहास में। ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन। एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम जिसको पूर्ण रूप से रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जा रहा था न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। तो कहने का मतलब, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ये एक प्रकार से संविधान संशोधन हो या ये मानो संविधान का संवैधानिक परीक्षण करने के लिए जो उचित है उसका तो समर्थन, और जो अनुचित है, सही नहीं है, उसे ये रद्द कर सकती है, हटा सकती है न्यायपालिका। इसके अलावा भी इसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो प्रभावी और लागू 77 में हुआ था, तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003
के कुछ भाग को रद्द किया गया था। 99वें संविधान संशोधन को तो पूर्ण रूप से रद्द कर दिया था, जबकि 42वें और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के भी कुछ भाग रद्द किए थे। नोट करना, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से। इसी प्रकार संविधान में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ है। इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है साथियों, ये बात ध्यान रखना। हाँ, लेकिन इसके प्रावधान निम्न अनुच्छेदों में है। आधार जरूर है, प्रावधान जरूर है, उसकी अभिव्यक्ति जरूर होती है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे नोट करना साथियों। जैसे कि अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 135 में, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 226 में ये मानो कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस शब्द का संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 135, 143, 226 में। इसलिए साथियों, न्यायिक समीक्षा हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की एक अद्भुत और महत्वपूर्ण अनोखी शक्ति कह दो, और भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी कह सकते हो, और ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का भी अंग है, तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर का। ये भी याद रखना, चाहे संविधान में उल्लेख ना हो, लेकिन इसे भारतीय संविधान का मूल ढांचा भी माना गया है, जिसके अंदर संसद ये मानो संशोधन भी नहीं कर सकती, परिवर्तन भी नहीं कर सकती। जो कि हमने पीछे भी बात की थी कि जो संविधान का मूल ढांचा, मूलभूत संरचना है ना, ये शब्द पहली बार कब आया? जो कि 1973 केशवानंद भारती बनाम भारत संघ जो मामला आया था, केशवानंद, जो कि आप देखोगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद था 1973 का, उसमें पहली बार ये मानो कि मूल ढांचा या मूलभूत संरचना शब्द का प्रयोग किया गया था, और बाद में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मानो कि मूल ढांचा परिभाषित किया था कि ये संविधान का मूल ढांचा होगा, जिसमें संसद कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है साथियों, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कैसा लगा आज वाला टॉपिक जरूर बताना। छोटा सा है लेकिन है अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिशनों में। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। एक बात और अंत में कहना चाहूंगा साथियों, अपनी मेहनत में कमी मत आने देना। राह नहीं छोड़ूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं, जब तक मंजिल नहीं मिलती साहब यूं ही चलता जाऊंगा मैं। इसलिए अपनी तैयारी को गति दो साथियों, एक अच्छा टाइम टेबल बना करके ईमानदारी से अनुशासन के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि ये समय बीतते देर नहीं लगेगी, ये वक्त चला जाएगा, और देखना एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपका पेपर होगा कंपटीशन का, और वो दिन आप देखोगे रिजल्ट भी आएगा। उस समय ये दुनिया आपसे जवाब मांगेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस समय हमें सकारात्मक जवाब देना है, और उस समय देखना सफलता अपने आप शोर मचाएगी। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसे लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।